Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Let's learn 10 common English expressions in English conversation. For spoken English, learning English expressions and phrases are important because native speakers use a lot of expressions while speaking. For the PDF of this lesson, link is in description. You can download the PDF from that link. And all these expressions are the requested one. And if you have any special requests, kindly mention in comments. I will include them in next lesson. So let's begin. Our first common English expression is it takes two to tango. बहुत कॉमन एक्सप्रेशन है ये। अच्छा, ये मैं मेंशन पहले भी किया है, बता दूं आपको कि ये सारी रिक्वेस्टेड वंस हैं, आप लोगों की रिक्वेस्टेड हैं जो मैंने इसमें ऐड की हैं। इफ़ यू हैव एनी स्पेशल रिक्वेस्ट कमेंट्स में बताइएगा, मैं नेक्स्ट लेसन में जो है ना वो इंक्लूड कर दूंगी। अच्छा, इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। कोई भी एक मामला हुआ है, कोई भी एक इंसिडेंट हुआ है, कुछ भी हुआ है, उसमें अगर दो लोग इन्वॉल्व हैं और दोनों जो है ना एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर आप कहते हैं कि इट टेक्स टू टू टैंगो। मतलब कि इसमें, इस बात में, इस मामले में दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं, दोनों के ऊपर ही ब्लेम जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ने किया है और दूसरा उसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, इस तरह के बहुत से मामला होते हैं जिसमें कि दो लोग जो हैं उस मामले के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और वो ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हम किसी दूसरे के ऊपर जो है ना वो ब्लेम डाल दें। तो तब आप कहते हैं कि इट टेक्स टू टू टैंगो। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। देखिए, टैंगो जो है ना ये एक डांस फॉर्म है। आप अक्सर देखिएगा, अगर आप गूगल कीजिए या यूट्यूब पे देखिएगा, तो उसमें दो लोग जो होते हैं, एक आदमी और एक औरत, वो ये डांस करते हैं। ठीक है, टैंगो कोई अकेला इंसान नहीं कर सकता। ये डांस फॉर्म ही ऐसी है कि जो कि दो लोग मिलकर डांस करते हैं, ये अकेला इंसान नहीं कर सकता। वहां से ही ये एक्सप्रेशन जो है वो फॉर्म हुआ है कि टेक्स टू टू टैंगो। मतलब कि ये काम जो है ना, टैंगो जैसे अकेला इंसान नहीं कर सकता, दो लोग ही लगेंगे टैंगो डांस करने के लिए। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये जो काम हुआ है ना, ये इन दो लोगों ने मिलकर किया है। इसमें किसी एक को ब्लेम नहीं दिया जा सकता, दोनों को ब्लेम दिया जाएगा, दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि इसमें मैंने इसका जो सेंटेंस बनाया है वो ये है, शी ब्लेम्स हर एक्स हस्बैंड फॉर द डिवोर्स बट इट टेक्स टू टू टैंगो। ठीक है, कि वो अपनी डिवोर्स का जो सारा इल्जाम है वो अपने एक्स हस्बैंड पे डाल रही है, लेकिन इसमें दोनों का कसूर है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि दोनों ही जिम्मेदार हैं इस मामले में, किसी एक की वजह नहीं हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉमन इंग्लिश एक्सप्रेशन है वो है टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। ये भी बहुत कॉमन एक्सप्रेशन है, बहुत लोग जो है ना स्पोकन इंग्लिश में इसको यूज करते हैं। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट का मतलब ये होता है टू एक्सप्लेन लॉन्ग इवेंट इन फ्यू वर्ड्स और लाइंस। देखिए, कोई बहुत लंबा सा कोई इवेंट हुआ है जिसकी डिटेल्स बहुत लंबी है। ठीक है, कोई मामला हुआ है, अब आप किसी को वो बता रहे हैं किसी किसी इवेंट के बारे में, कोई भी इंसिडेंट हुआ है, कुछ भी हुआ है। ठीक है, अब आप उसको एवरी डिटेल बताएंगे तो वो बहुत लंबी डिटेल्स हो जाएगी। तो वहां पर जब आप बिल्कुल उसको मुख्तसर करके उस बात को कुछ वर्ड्स में या कुछ लाइंस में किसी इंसान को बता रहे होते, तो तब आप बोलते हैं कि टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि मतलब असल बात एक्चुअल में ये हुई थी। अब मैं तुम्हें क्या सारी डिटेल्स बताऊं, उसमें तो फिर घंटों लग जाएंगे मुझे उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो तब आप ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं कि टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि तुम्हें मतलब लंबा क्या बताऊं, तुम्हें मुख्तसरन बताऊं तो ये ऐसे हुआ था। ठीक है, जैसे कि इसको मैंने सेंटेंस में इस तरह से बनाया है, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई हैड टू लेंड हर मनी, कि मुख्तसरन बताऊं तो मुझे उसको पैसे उधार देने पड़े। ठीक है, अब आप ने कोई इतराज कर रहा है कि क्यों दिए हैं पैसे, तो तब आप कहते हैं ना कि अब वो, उसको ये जरूरत थी, उसका ये मामला था, वो आई, उसने मेरे से रिक्वेस्ट की, उसने ये किया। अब इतनी लंबी डिटेल बताने की बजाय आप कह सकते हैं टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुख्तसरन बताऊं तो मुझे उसको देने पड़े, उसको जरूरत थी। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है जी, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये भी बहुत कॉमन इंग्लिश एक्सप्रेशन है, बहुत यूज की जाती है। इसका मतलब ये होता है डोंट रिस्क एवरीथिंग इन वन वेंचर। आप अपनी तमाम एनर्जी, तमाम एफर्ट्स या तमाम रिसोर्सेज किसी एक वेंचर में, किसी एक जगह पर नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसमें नुकसान होने का बहुत ज्यादा डर होता है। अच्छा, ज्यादातर ये जो एक्सप्रेशन है ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ये ज्यादातर यूज किया जाता है बिजनेस टर्म्स में। ठीक है, कि आप अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट जो है ना वो किसी एक जगह पर ना लगा दें, क्योंकि अगर वहां पर पैसा डूब गया तो सारा पैसा डूब गया। ठीक है, तो वहां पर लोग कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट जो है ना डिफरेंट जगहों पे कर ली जाए तो वो ज्यादा बेहतर होती है, कि तमाम जो ना आप अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट अगर किसी एक ही जगह पर कर देंगे तो वहां पर फेल होने के या रिस्क होने के या पैसा जाया होने के जो ना चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसमें कहते हैं कि देखिए ना, अगर तमाम अंडे आपके पास हैं, इसको अगर इस एक्सप्रेशन को लिटरली भी इसको एक्सप्लेन करें, तो अगर वो एक बास्केट में रखेंगे तो वो बास्केट अगर टूट गई तो आपके तमाम अंडे टूट गए, तब सब जाया गया। तो आपने डिफरेंट बास्केट्स में रखे हैं तो कुछ अंडे बच जाएंगे। कहने का मतलब ये होता है। जैसे कि अगर आप
जैसे होता है ना कि आप कहीं पर एडमिशन फॉर्म्स जो है वो भेज रहे हैं डिफरेंट कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में। अब आपको लगता है कि अगर मैं एक ही में भेजूंगा तो हो सकता है यहाँ पर मेरा जो है वो अप्रूव ना हो, मुझे एडमिशन ना मिले। तो आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में या डिफरेंट कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं कि कहीं एक पर तो होने के चांसेस है ना। तो वहां पर कहा जाता है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। जैसे कि इसका मैंने जो सेंटेंस बनाया है वो ये है कि इन्वेस्ट इन मल्टीपल स्टॉक्स, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ठीक है, कि जो लोग जिन लोगों को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने क्या होता है वहां पर आप कहते हैं कि एक ही स्टॉक के अंदर तमाम पैसे जो है ना इन्वेस्टमेंट कर मत कर दो, अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट वहां ना कर दो, क्योंकि उसमें जो है ना तुम्हारे पैसे जाया होने का खदशा है। मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो ताकि तुम अपने तमाम जो रिसोर्सेज हैं या तमाम जो जमा पूंजी है वो एक ही जगह पर जो है वो इन्वेस्ट मत करो। ठीक है जी। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास है वो है इन द हीट ऑफ द मोमेंट। इन द हीट ऑफ द मोमेंट का मतलब ये होता है सेड और डन विदाउट थिंकिंग। देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इन द हीट ऑफ द मोमेंट, इन द हीट ऑफ द मोमेंट ये होता है कि किसी खास मौके में किसी खास किस्म के इमोशंस इंसान के वो इतने बढ़ जाते हैं कि वो सोच नहीं पाता है, वहां पर वो कुछ ऐसा बोल देता है या कुछ ऐसा कर देता है, कोई ऐसा फैसला कर लेता है। ठीक है, तो वो फैसला हीट ऑफ द मोमेंट में होता है। जैसे कि कहीं पर झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, अब वो लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि वहां पर आपको गुस्सा इतना ज्यादा आ गया है कि आपने उस हीट ऑफ द मोमेंट में, मतलब उस एंगर में, उस गुस्से में कोई बात कह दी है या कोई फैसला कर लिया है। वो आपने जो कि विदाउट थिंकिंग किया है, तो इसका मतलब है कि वो आपने इन द हीट ऑफ द मोमेंट किया है, या आपने वो जो बात बोली है वो हीट ऑफ द मोमेंट में बोल दी गई है। ठीक है, क्योंकि उस वक्त गुस्सा जो था वो बहुत ऊपर था। इसी तरह से कोई एक्साइटमेंट का हो सकता है, कोई पैशन का हो सकता है, जितने भी इंसान के इमोशंस होते हैं, समटाइम्स ग्रीड भी हो सकती है कि वो जब जो भी इमोशंस है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो इमोशंस जब एक सर्टेन लेवल पे ऊपर चले जाएं और उस वक्त आप कोई बात कहें या कोई काम करें, तो वो आपने इन द हीट ऑफ द मोमेंट में किया है या कहा है। जैसे कि इसका सेंटेंस ये बनाया मैंने कि आई सेड इट इन द हीट ऑफ द मोमेंट, आई डिड नॉट मीन इट। कि मतलब मैंने ये बस उस वक्त चूंकि सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था, तो मैंने ये बात तब इस वजह से कह दी, मेरा ये मतलब नहीं था। ठीक है, मतलब कि अगर आप, क्योंकि जब इमोशंस हाई होते हैं तो इंसान की जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है वो कम हुई हुई होती है, इसीलिए कहते हैं ना कि पहले गुस्से को ठंडा हो लेने दे, उसके बाद सोच कर जो है ना कोई फैसला करे। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्टील समवंस थंडर। इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। टू गेट प्रेज बिफोर समवन एल्स, ये बहुत कॉमन एक्सप्रेशन है और ये ज्यादा नेटिव स्पीकर्स इस एक्सप्रेशन को बहुत यूज करते हैं। स्टील समवंस थंडर, इसका मतलब ये होता है कि देखिए कोई कोई खास दिन होता है किसी खास इंसान का, उस खास दिन में उस खास इंसान की कोई भी उसके साथ कुछ अच्छा हो रहा होता है, उसने कुछ अच्छा किया, कुछ अचीव किया है। अब उसकी वजह से उसको जो प्रेज मिलनी है, वो प्रेज वो इंसान की बजाय कोई दूसरा इंसान कोई ऐसा काम कर दे जिसमें कि वो प्रेज ले जाए, तो आप कहेंगे कि उसने उसका थंडर जो है ना वो स्टील किया है, मतलब उसका दिन जो है ना वो चुरा लिया है। इसको इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पर समझ, जैसे कि शादियों पे क्या होता है कि देखिए जो दुल्हन होती है वो शादी वाला दिन उसका दिन होता है। ठीक है, सब लोग उसी को देख रहे होते हैं, उसी को प्रेज कर रहे होते हैं, उसी की सबकी अटेंशन जो होती है वो उसकी तरफ होती है। अब अगर कोई और खातून जो है फैमिली में से वो दुल्हन से ज्यादा अच्छा तैयार होकर आ जाए, ठीक है, कि लोग मुझे देखें दुल्हन को और दुल्हन उसके सामने फीकी लगने लग जाए, तो इसका मतलब है कि वो जो दूसरी खातून है वो स्टील कर रही है दुल्हन का जो थंडर है। ठीक है, शी इज स्टीलिंग हर थंडर, क्योंकि वो डे उसका है। इसी तरह से आप समझ लीजिए कि किसी ने कोई अचीवमेंट की है बहुत बड़ी, कोई किसी भी किस्म की, कोई ग्रेजुएशन में किसी ने कोई डिस्टिंक्शन ली है, कुछ भी लिया है और वो सेलिब्रेशन चल रही है उसकी, सब लोग आकर उसको जो है ना वो तारीफ कर रहे हैं, उसको मुबारकबाद दे रहे हैं, कुछ भी उसकी अचीवमेंट के ऊपर। और कोई दूसरा इंसान जो है वो कोई ऐसी हरकत कर दे कि लोगों की तवज्जो जो उसका दिन था, जो उसको प्रेज करना है, उसको मुबारकबाद देनी है, या उसकी जो सेलिब्रेशन चल रही है, कोई दूसरा इंसान किसी भी किस्म का कोई ड्रामा क्रिएट कर दे ताकि लोगों की तवज्जो उसकी तरफ चली जाए, तो उस दूसरे इंसान ने जो है ना वो उस इंसान का थंडर जो है वो स्टील किया है। ठीक है, तब ये बोला जाता है कि यू आर स्टीलिंग हिज थंडर, या यू आर स्टीलिंग हर थंडर, या यू स्टोल माय थंडर। ठीक है, कि आज मेरा दिन था और तुमने मेरा दिन जो है ना वो खराब किया, तुमने अपनी तरफ लोगों की तवज्जो जो है ना वो मतलब कि अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ली है, कुछ भी इसी तरह से करके, कुछ भी ऐसी हरकत करके। जैसे कि इसका मैंने सेंटेंस यही बनाया है कि शी वॉज ओवर ड्रेस्ड एंड ट्राइंग टू स्टील ब्राइड्स थंडर। ठीक है, कि वो ओवर ड्रेस थी
शादी के ऊपर वो ज्यादा तैयार होकर आई थी और वो कोशिश कर रही थी कि जो ब्राइड का थंडर है, मतलब कि जो ब्राइड का दिन है, वो उसको स्टील कर सके, वो लोगों की तवज्जो अपनी तरफ तवज्जो मबजूल करवा सके। नेक्स्ट हमारे पास है जी, योर गेस इज एज गुड एज माइन। ये एक्सप्रेशन तब बोला जाता है जब आपसे कोई किसी किस्म का सवाल पूछे और उस सवाल का जवाब आपको ना पता हो, ठीक है। तो तब आपके कहने का मतलब ये है कि जितना तुम्हें पता है ना उतना ही मुझे पता है। इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है, ठीक है, कि योर गेस इज एज गुड एज माइन मीन्स कि जितना तुमको इस बारे में इंफॉर्मेशन है ना, मेरे पास भी उतनी ही इंफॉर्मेशन है, मुझे तुमसे ज्यादा नहीं मालूम है, ठीक है। जैसे कि इसका मैंने जो सेंटेंस बनाया था वो ये बनाया था कि जैसे कोई पूछे वेयर इज अली, ठीक है, अली कहाँ पर है, तो आपको नहीं मालूम है कि वो कहाँ पर है, तो तब आप कह सकते हैं कि योर गेस इज एज गुड एज माइन, कि जितना तुम्हें पता है इस बारे में कि वो कहाँ पर है उतना ही मुझे पता है, मतलब कि मुझे भी नहीं पता है कि वो कहाँ पर है, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, फ्रॉम द वर्ड गो। फ्रॉम द वर्ड गो जो है ये इसका मतलब होता है फ्रॉम द बिगनिंग। आपने बताना, अगर ये कहना हो ना कि शुरू से ही ये चीज ऐसे है, ठीक है, तो तब आप कहते हैं फ्रॉम द वर्ड गो। फ्रॉम द बिगनिंग कहने की बजाय ना ये बोल दिया जाता है फ्रॉम द वर्ड गो, ठीक है, मतलब वही है कि शुरू से। जैसे कि इसका सेंटेंस इस तरह से मैंने बनाया है कि दे वर नॉट ऑन द सेम पेज फ्रॉम द वर्ड गो, मतलब बीइंग ऑन द सेम पेज, मैंने जो प्रीवियस एक्सप्रेशंस पे मैंने जो वीडियोस बनाई हुई हैं उसमें मैंने इस वाली एक्सप्रेशन को जो है ना वो एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑन द सेम पेज, ऑन द सेम पेज का मतलब ये होता है कि दो लोग किसी एक मामले में उनकी सेम राय हो। अगर वो सेम राय है उनकी, एक ही राय है उनकी, तो दे आर ऑन द सेम पेज, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पर जो सेंटेंस है वो ये है कि दे वर नॉट ऑन द सेम पेज फ्रॉम द वर्ड गो, मतलब कि वो शुरू से ही उनकी राय इस मामले को लेकर एक नहीं थी, उनकी मुख्तलिफ राय थी। इस वजह से जो अब मतलब इतना आगे आने के बाद जो है ना, टाइम गुजरने के बाद उनके कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज कि दे वर नॉट ऑन द सेम पेज फ्रॉम द वर्ड गो, मतलब कि शुरू से ही उनके दरमियान में इख्तलाफ था, उनकी राय एक नहीं थी, ठीक है जी, उनकी ओपिनियन एक नहीं थी, आप समझ ले इस तरह से। अच्छा जी, नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास है वो है फ्रॉम द गेट गो। फ्रॉम द गेट गो, फ्रॉम द वर्ड गो, एक ही मतलब है दोनों एक्सप्रेशंस का, दोनों फ्रेजेस का एक ही मतलब है कि फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। इसलिए पहले जो मैंने फ्रॉम द वर्ड गो का जो बनाया सेंटेंस, यहाँ पर मैंने उसे थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंस बनाया, वो है देयर आर प्रॉब्लम्स विद द प्रोजेक्ट राइट फ्रॉम द गेट गो। मतलब कोई प्रोजेक्ट है, कोई काम आपने शुरू किया है, और जब से वो शुरू हुआ है वो काम, जब से वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तब से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो तब आप कहेंगे कि देयर आर प्रॉब्लम्स विद द प्रोजेक्ट, मतलब कि इस प्रोजेक्ट के साथ मसले मसाइल हो रहे हैं राइट फ्रॉम द गेट गो, मतलब कि शुरुआत से ही, जब से हमने इसको शुरू किया है। अब यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग भी बोल सकते हैं, राइट फ्रॉम द वर्ड गो भी बोल सकते हैं। एक ही सेंस इसका निकलेगा, दोनों का एक ही मतलब होगा कि जब से ये काम शुरू हुआ है तब से जो है ना इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है मिस आउट। मिस आउट, वैसे ये मेरे से, मुझे अब याद नहीं है किसने रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि ये तमाम जो मैंने एक्सप्रेशंस अभी एक्सप्लेन किए हैं वो डिफरेंट लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट किए हुए। मिस आउट जो है ना वो बेसिकली फ्रेजल वर्ब है, ये फ्रेज नहीं है, लेकिन मैंने कहा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसका मतलब ये होता है फेल टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। देखिए, आप जिंदगी में किसी चीज को मिस आउट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को या उस चीज को जो है ना वो आपसे छूट रही है। आप उसका एडवांटेज नहीं ले सके हैं, या जो उस चीज को फील करना था या जो भी उसका फायदा आपको होना था आप वो नहीं ले पाए। जैसे कि जैसे होता है ना कि समटाइम्स कुछ पेरेंट्स में जो फादर्स होते हैं वो अगर अलहदा हो, किसी दूसरी कंट्री में हो, तो अक्सर बच्चे फादर्स कहते हैं ना कि मैंने अपने बच्चों का जो बचपन है वो मिस आउट किया है, क्योंकि मैं मतलब अपने काम में बिजी रहा हूँ, ठीक है। तो मिस आउट का मतलब ये है कि वो बच्चों के साथ जो बचपन में टाइम गुजारना था वो नहीं गुजार सके, ठीक है। तो यू मिस्ड आउट योर चिल्ड्रंस चाइल्डहुड, ठीक है, उनके साथ वो जो टाइम था, वो जो एक टाइम स्पेंड करना था, उसको मिस आउट किया है। इसी तरह से अगर आपने ये कहना हो कि मुझे कुछ लोगों पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोटे होते से ही पड़ जाती हैं अर्निंग करने की, तो अगर वो कह सकते हैं कि मैंने ज्यादा स्टडी नहीं की, मैंने मतलब एजुकेशन को मिस आउट किया है लाइफ में, क्योंकि मैं बचपन से ही जो है ना वो घर की जिम्मेदारियां उठाने में लग गया या लग गई, तो मैंने मिस आउट किया है अपनी एजुकेशन को, मतलब उसको कंप्लीट नहीं कर सका हूँ। वो जो चीजें होती मैं मतलब कि वो मेरी जिंदगी में छूट गई हैं। जो चीजें आपकी कुछ चीजें जिंदगी में छूट जाती हैं ना, उसको आप मिस आउट करना कहते हैं कि उसको मैंने जिंदगी में मिस आउट किया है, मतलब कि वो अपॉर्चुनिटीज को, उन चीजों को मैं एडवांटेज नहीं हासिल कर सका, उनको एक्सपीरियंस नहीं कर सका या कर सकी, ठीक है।
जैसे इसका सेंटेंस मैंने ये बनाया है कि आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन द चांस टू स्पेंड टाइम विद माय फैमिली। ठीक है, कोई इंसान है, आप बिजी होते हैं लेकिन आपको अब टाइम मिल रहा है, कुछ हॉलीडेज आ रही हैं, तो आप उन हॉलीडेज को, या वो जो टाइप जो एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है कि जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार सकते हैं, तो वो किसी काम में आप नहीं गुजारना चाहते, तो आप वहां पर आप ऑफ ले रहे हैं काम से, आप और उस वक्त आप कह सकते हैं क्योंकि मैं मिस आउट नहीं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, ये जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार सकूं। ठीक है जी। लास्ट, आज की जो लास्ट हमारी एक्सप्रेशन है वो है 24/7। 24/7 इज अ वेरी कॉमन एक्सप्रेशन, वेरी कॉमन फ्रेज, बहुत यूज होता है। इसका क्या मतलब है, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं 24 घंटे। ठीक है, उसको आप कहेंगे 24/7। 24/7 का मतलब ये होता है कि दिन के 24 घंटे और हफ्ते के सातों दिन। ठीक है, मतलब कि हर वक्त, ऑल द टाइम के लिए ये एक्सप्रेशन यूज किया जाता है 24/7, कि ऑल द टाइम, कि दिन के भी 24 घंटे और हफ्ते के सातों दिन, एक कोई किसी भी काम के लिए आपने बोलना हो। जैसे कि मैंने इसका सेंटेंस ये बनाया था, आई नीड समवन टू टेक केयर ऑफ माई ग्रैंड मा 24/7, कि मुझे किसी इंसान की ज़रूरत है जो मेरी ग्रैंड माँ का ख्याल रख सके 24/7, मतलब कि 24 घंटे उनका ख्याल रख सके, दिन के 24 घंटे उनके साथ रहे, हफ्ते के सातों दिन उनके साथ रहे, मतलब कि हमेशा उनके साथ रहे और उनका ख्याल रख सके। ठीक है जी। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लेसन खत्म होता है। होप कि ये लेसन आपके लिए इंटरेस्टिंग था, आपने नई चीज़ें सीखी हैं, मुझे बताइएगा ना। सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।